तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। जैसा कि आप सभी को पता है कि संकल्प की क्लासेस चल रही है इस समय, और इग्नू के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। जैसा कि काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे और लोगों ने कमेंट भी किया था कि जो BHIC है 131, उसके किसी तरीके से अगर क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाए तो बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो उसी को लेकर के वीडियो बनाई जा रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डाला गया है। BHIC 131 जो है आपका, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें वो डाले गए हैं जो कि भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 CE यानी कि कॉमन एरा तक है। तो शुरू करते हैं। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन डाले हैं और 2-3 पार्ट में आपकी जो है वीडियो आपके पास आ जाएगी, और 2-3 पार्ट में आप अगर इन्हें अच्छे से कर लेंगे तो इसके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के उदय को लेकर, कि हड़प्पा सभ्यता का उदय किस प्रकार हुआ उसके बारे में बताना है। तो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो उदय हुआ था वो भारतीय इतिहास की अभूतपूर्व यानी अनोखी घटना है, किंतु इस सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित प्रक्रियाएं पूर्णतः स्पष्ट नहीं हैं। यानी इस सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में कोई साक्ष्य ठीक से नहीं मिलते हैं और ना सही रूप से इसकी जानकारी है। जो हड़प्पा की लिपि है, आपको पता होगा कि हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक है। हड़प्पा की लिपि का भी अध्ययन नहीं हो पाया क्योंकि वो आज तक पढ़ी ही नहीं गई है। असल में यही नहीं पता लग पाया कि उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि उनकी जो लिपि है यानी भाषा है वो चित्रात्मक है। तथा अनेक बस्तियों की खुदाई की भी आवश्यकता है और अभी भी खुदाई चल रही है। वर्तमान में अगर देखा जाए कि प्रेजेंट में इंडिया में हड़प्पा के जो स्थल मिले हैं वो सबसे ज्यादा गुजरात से मिले हैं और अभी भी कई जगह की खुदाई चल रही है। सिंधु घाटी के उपजाऊ मैदान तथा जो तकनीक है प्रौद्योगिकी, उसने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा दिया होगा। सबको पता है कि सिंधु घाटी का जो मैदान है वो अत्यधिक उपजाऊ था, क्योंकि जो कि अब पाकिस्तान में है, पहले वो इंडिया का हिस्सा था। तो जब हड़प्पा सभ्यता थी तो उस समय इंडिया पाकिस्तान का तो बंटवारा हुआ नहीं था, तो पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था। तो उस समय सिंधु नदी के आसपास का जितना भी मैदानी इलाका था वो सारा उपजाऊ हुआ करता था, और उस समय लोहे का आविष्कार भी हो चुका था। लेकिन हालांकि हाँ ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की वस्तु का ज्ञान नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो उस समय कई सारी धातु की चीजों को इनकी जानकारी थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, लेकिन इनको लोहे की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। तो उस समय कहते हैं कि जो खाद्यान्न है, खाने की वस्तुओं का उत्पादन भी होने लग गया था, क्योंकि जहां पे भूमि उपजाऊ होगी वहां पानी भी होगा, नदियां भी होंगी, और जब भूमि उपजाऊ होगी तो वहां पे कृषि वाले काम भी किए जाते थे। तो होता क्या था, जिससे जो व्यापार है, व्यापार संबंध स्थापित हुए। इस प्रकार पुरोहित यानी कि पुजारी, धातुकर्मी जो धातु बनाते हैं, कुम्हार व शिल्पी हो। शिल्पी कौन होते हैं? शिल्पकार या शिल्पी वो लोग होते हैं जो हाथों से वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे मोती बनाना, शंखों की कटाई करना, ठीक है, मिट्टी के बर्तनों को बनाना, ये सब शिल्पकार होते हैं। सुनार, बढ़ई, मोची, ये सब। तो इनके अस्तित्व का उदय, और इसी समय ये सभी लोग जो है अस्तित्व में आए थे। पुरोहितों का उदय हुआ, धातुकर्मी का, कुम्हार का, शिल्पियों का, इन सब का इस समय उदय होना स्टार्ट हो गया था। समृद्ध जो कृषक समुदाय है, जो हड़प्पा सभ्यता में कहते हैं कि जो समृद्ध कृषक समुदाय है, जो अमीर किसान थे, उनके समुदाय को जो कम खुशहाल पशुचारी यायावर लोग होते थे उनकी जातियों द्वारा लूटा जाता होगा। ऐसे प्रमाण उस समय मिले हैं। तो इतिहासकार बताते हैं कि जो उस समय का समृद्ध किसान हुआ करता था, अक्सर उनके यहाँ पर जो यायावर पशुचारक जातियां होती हैं वो हमला करके उनके माल को लूट लिया करती थी। जो कृषक समुदाय है उसमें भी अधिक उपजाऊ भूमि पर अधिकार के लिए संघर्ष होता होगा। जो उस समय के अमीर लोग किसान हुआ करते थे, उनके आपस में भी किसानों के बीच भूमि के अधिकार को लेकर लड़ाई होती होगी, संघर्ष होता होगा। इस कारण सुरक्षा हेतु बस्तियों की क्या की गई? बस्तियों की किलेबंदी शुरू की गई। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो बड़े क्षेत्र में था, अतः विकसित हड़प्पा काल के आरंभ होने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है। जो विकसित हड़प्पा आई, हड़प्पा सभ्यता जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, जो आई, तो उसका प्रॉपर एक टाइम पीरियड क्या था, काल क्या था, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। किंतु यह संभव है कि इस शहर का लगभग 700 से 800 वर्षों तक पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रभुत्व रहा होगा। हाँ, ये बात हकीकत है कि अगर हम
उत्तर पश्चिमी जो एरिया देखें तो उस हिस्से पर हड़प्पा सभ्यता का वर्चस्व है और इसको भुलाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर हम इंडिया के नॉर्थ इंडिया के एरिया की बात कर लें, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा है, कश्मीर है, पंजाब है, फिर वहां से पाकिस्तान का इलाका पूरा, फिर अफगानिस्तान तक, तो उत्तर पश्चिमी इलाके में हड़प्पा स्थल बहुत भारी मात्रा में पाए गए हैं खुदाई में। तो उससे पता लगता है कि उत्तर पश्चिमी इलाके में इसका प्रभुत्व हुआ करता, दबदबा हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के पतन की चर्चा कीजिए, क्वेश्चन भी आ सकता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है। कहते हैं कि जो नगर नियोजन है, आपको पता होगा हड़प्पा की टाउन प्लानिंग के बारे में, जो नगर नियोजन है तथा निर्माण में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा आदि जैसे नगरों का क्रमिक रूप से पतन हुआ। एक के बाद धीरे धीरे कई सारे नगरों का क्या हुआ, पतन होना शुरू हो गया था। शहर तेजी से तंग बस्तियों में बदलते गए। जो शहर पहले बड़े थे, खुले हुए थे, वो धीरे धीरे तंग छोटी छोटी बस्तियों में क्या हो गए, बदलते चले गए। गलियां बहुत बिच्चम बिच्ची होती चली गई। पुरातात्विक साक्ष्यों से जो ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, प्राचीन चीजें, उनसे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के अनेक मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था, उसमें जहां से पानी आता था, तो वो सारे रास्ते एक समय के बाद क्या हो गए थे, अवरुद्ध हो गए थे, यानी कि रुक गए थे, तो पानी आना बंद हो गया वहां। बाद में अन्न भंडारों का उपयोग पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। जो अन्न के भंडार होते थे, जहां पे वो अनाज को इकट्ठा करके स्टोर करके रखते थे, तो वो उनका भी उपयोग क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी समय कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में मृण मूर्तियों, मनकों, चूड़ियों इत्यादि में कमी दिखाई देती है। वहां पे चाहे मूर्तियों की बात करो, चाहे मोती की, चाहे चूड़ियों की, तो ये सब चीजें कम दिखाई देने लगी। साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा परित्याग से पहले, मतलब हड़प्पा के पतन से पहले एक और जनसमूह आया था। कि हड़प्पा ऐसे ही नहीं अंत हुआ, हड़प्पा के अंत होने से पहले कुछ लोगों का समूह हड़प्पा में आया था, कुछ बाहरी लोग हड़प्पा में दाखिल हुए थे, उनके कारण भी कहते हैं कि इनका पतन हुआ होगा। तो अभी बताता हूं मैं आपको कि कह रहा है कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा के परित्याग यानी कि उसके पतन से पहले एक जन समूह आया था, जिनकी जानकारी में उनके मृतकों के दफनाने की पद्धतियों से मिलती है। हड़प्पा के लोगों को हड़प्पा के लोग जब मरते थे तो उनको दफनाने की पद्धति अलग थी, जबकि दूसरा जब जनसमूह आया तो उनके मरने की पद्धति अलग हो गई थी। वो अपने मरे हुए लोगों को अलग तरीके से उनका दाह संस्कार किया करते थे। तो ऐसी संभावना है कि 200-300 वर्षों में हड़प्पा सभ्यता के मूल स्थान में बस्तियों का पतन हो रहा था। हड़प्पा सभ्यता के 200-300 सालों बाद कहते हैं कि इन बस्तियों का पतन होना शुरू हो चुका था हड़प्पा की, कि जब तक रही तब तक रही, उसके बाद इन सभ्यताओं का पतन शुरू हो चुका था। कहते हैं कि जो जनसमूह था हड़प्पा का, वो या तो नष्ट हो गए या अन्य क्षेत्रों में चले गए थे। इस सभ्यता के सुदूर क्षेत्रों, जेरात, ये गुजरात है, गलत हो गया, ये गुजरात है, ध्यान रखिएगा, ये गुजरात है, ये इसको ठीक कर लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान तथा पंजाब के क्षेत्रों में लोग रहते रहे, किंतु उनके जीवन में परिवर्तन आ गया था। मेसोपोटामिया के साहित्य से मेलुहा 1900 ईसा पूर्व के अंत तक गायब हो चुका था। आपको पता होगा हड़प्पा वासियों को मेलुहा संस्कृति पुकारते थे। तो कहते हैं कि मेसोपोटामिया की जो साहित्य, वहां के जो ग्रंथ मिले हैं, उसमें 1900 ईसा पूर्व तक मेलुहा जो लोग थे वो बिल्कुल गायब हो चुके थे, उनका कहीं जिक्र नहीं मिलता। अतः यह कहा जा सकता है कि सिंधु नदी के नगरों का पतन 1800 ईसा पूर्व तक के आसपास हुआ था। तो उसी चीजों को लेके एक अनुमान लगाया जाता है कि 1800 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा का पतन शुरू हो गया था। हड़प्पा सभ्यता का जो आकस्मिक नाटकीय अंत हो गया, एकदम से अचानक जो उसका अंत हो गया, जिसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है, किंतु विद्वानों ने निम्नलिखित सिद्धांतों की संभावना जताई है, कि कुछ कारण ऐसे बताए हैं जिनसे पता लगता है कि भाई ये कारण हो सकते हैं जिनसे हड़प्पा का पतन हुआ होगा। जैसे कि बाढ़ और भूकंप। बाढ़ और भूकंप ऐसे कारण हैं, जो ये बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं जिनसे पता लगता है कि हड़प्पा का पतन इनसे हुआ होगा। और फिर है नदी तंत्र के सूखने अथवा उनका मार्ग बदल जाना, कि जब नदियां सूख गई, नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, तो उसके कारण भी वो लोग वहां से चले गए। आपको पता होना चाहिए कि बाढ़ एक अहम कारण है हड़प्पा के पतन का। बर्बर आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट होना। बर्बर का मतलब होता है दोस्तों विदेशी,
कि बाहरी जातियों ने, विदेशी जातियों ने हड़प्पा पे हमला किया और उसके बाद यहाँ पे एक क्या करा, यहाँ के लोगों का अंत कर दिया। फिर बढ़ती हुई मांगों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण तंत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आया कि बढ़ती हुई मांगों के कारण लोगों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया होगा और बाद में जो पर्यावरण है वो इतना ज्यादा चेंज हो गया कि लोग इसे छोड़कर चले गए। तो अब एक एक करके जगह देखते हैं इनको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो पहले आते हैं बाढ़ और भूकंप पे। उत्खनन द्वारा मोहनजोदड़ो के रिहायशी क्षेत्रों की विभिन्न अवधियों में अत्यधिक बाढ़ आने के साक्ष्य मिले हैं। कहते हैं कि जब खुदाई हुई है हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में, तो वहां के जो रिहायशी नगर हैं उन क्षेत्रों के अलग अलग समय में वहां पे अत्यधिक बाढ़ के अवशेष मिले कि वहां पे पानी भरा हुआ है उन घरों के अंदर। जब खुदाई हुई तो पता लगा उन इलाकों में पानी भरा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो में मकानों व सड़कों पर कीचड़ युक्त मिट्टी तथा टूटे मकानों का मलबा मिला हुआ है, जिस पर दोबारा वहां के लोगों ने क्या कर, निवासियों ने अपने मकान तथा सड़कें बना ली। इस प्रकार पुनः दोबारा निर्माण कम से कम 3 बार हुआ है। यानी हड़प्पा के अंत के बाद कम से कम वहां उसी जगह पे 3 बार निर्माण हुआ है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ो के हड़प्पा निवासी इन बार बार आने वाली बाढ़ों के समक्ष हार गए और अंततः इन बस्तियों को छोड़कर चले गए। मतलब उन्होंने कई बार इन बस्तियों को बसाया, लेकिन बाद में वो क्या हुआ, उन बाढ़ के आगे हार मान गए और उसको छोड़कर चले गए। क्योंकि कीचड़ में संधे हुए कई सारे जो है लाशें मिली हैं, अवशेष मिले हैं, तो ये अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि हो ना हो बाढ़ ही एक महत्वपूर्ण कारण रहा होगा जिससे सभ्यता का अंत हुआ होगा। सेकंड आते हैं सिंधु नदी का मार्ग बदलना। कहते हैं कि जो सिंधु नदी है उसके मार्ग रास्ते में परिवर्तन, बदलाव मोहनजोदड़ो के विनाश का कारण हो सकता है कि सिंधु नदी ने रास्ता बदल लिया होगा। उस नदी के रास्ता बदलने के बाद ही मोहनजोदड़ो का विनाश हुआ होगा। क्योंकि सिंधु नदी तंत्र एक अस्थिर तंत्र है, पानी की कमी के कारण लोगों ने यह क्षेत्र क्या कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा। जब पानी ही नहीं बचेगा तो लोग क्या करेंगे, वहां से चले गए होंगे। फिर आते हैं शुष्कता में गर्मी में वृद्धि हुई और घग्गर नदी की जो है बिल्कुल वो सूख गई। डीपी अग्रवाल ने अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि 2000 बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा का मतलब होता है तो 2000 बीसीई के मध्य तक शुष्कता में, गर्मी में अत्यंत जो है नमी में वृद्धि हुई, जिससे कृषि उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ा। अब जाहिर सी बात है जहां गर्मी होगी, ठीक है, जहां उमस हो जाएगी बिल्कुल, या बारिश का कोई आसार नहीं रहेगा, तो उस जगह पे होगा क्या, वहां पर कृषि जो है बिल्कुल ही ठप पड़ जाएगी। नमी हो तो चलो एक टाइम को कह सकते हो कि नमी से बारिश हो सकती है, लेकिन जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जाए तो पानी वहां का क्या होगा, सूख जाएगा। और दोस्तों जिस नदी का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, घग्गर नदी, ये राजस्थान से होकर बहती थी। राजस्थान का जो आपने रेगिस्तान देखा है, राजस्थान का आपने रेगिस्तान देखा होगा बिल्कुल, तो उस रेगिस्तान को बताते हैं कि वहां पे कभी घग्गर नदी हुआ करती थी जो अब अस्तित्व में नहीं है, जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो कभी वहां पर जब वहां भी क्या नाम है खुदाई वगैरह हुई तो वहां पे रेगिस्तान में बड़े बड़े जहाज मिले, लकड़ी के जहाज मिले, तो उससे एक अनुमान लगाया गया कि कभी यहाँ पे नदियों का अस्तित्व हुआ करता था, लेकिन अब वो नदियां बिल्कुल सूख गई हैं। तो उनके अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार, घग्गर हाकड़ा क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का मूल असली क्षेत्र हुआ करता था और सतलुज तथा यमुना घग्गर नदी की सहायक नदियां थी उस समय। लेकिन भूकंप के कारण सतलुज नदी और सिंधु नदी में विलीन हो गई। जो सतलुज थी वो सिंधु में मिल गई जाकर, तथा यमुना नदी के रास्ता मार्ग में बदलाव आया और घग्गर जल विहीन हो गई, घग्गर में पानी बिल्कुल ही खत्म हो गया। इस परिवर्तन ने नदी घाटी सभ्यताओं पर विपरीत उल्टा प्रभाव डाला, किंतु घग्गर नदी के सूखने का अगर देखा जाए तो सही से अभी भी ठीक से ज्ञात नहीं है कि इसका सूखने का असली कारण क्या था। यह वजह आज तक नहीं पता कि घग्गर नदी किस वजह से सूख गई थी। फिर आते हैं बर्बर आक्रमण, यानी कि विदेशी जातियों के हमले। क्योंकि खुले मैदानों में कई जगह पे अवशेष मिले हैं, हथियार मिले हैं, अस्त्र शस्त्र मिले हैं, लाशें मिली हैं, तो उससे पता लगता है कि विदेशी जातियों ने हो सकता है हड़प्पा पे हमला किया हो और उस हमले के कारण हड़प्पा सभ्यता जो है उसका अंत हो गया हो। सतलुज तथा मोहनजोदड़ो की बस्ती के अंतिम चरणों में जनसंहार के, लोगों को एक दूसरे को मारने के साक्ष्य मिले हैं। अतः व्हीलर ने, REM व्हीलर जो इतिहासकार है, उनके अनुसार यह सभ्यता
आक्रमणकारियों आर्य द्वारा नष्ट की गई थी, कि आर्य आ गई थी, आर्य जाति आ गई थी और आर्य जाति का हड़प्पा सभ्यता से युद्ध हुआ होगा और उससे हड़प्पा का अंत हो गया। अनुमान लगाते हैं, कयास लगाए जाते हैं। ऋग्वेद में, ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसमें हरियूपिया नामक एक नगर का उल्लेख है जिसे व्हीलर ने हड़प्पा नगर ही कहा है। तो ऋग्वेद में एक नगर का उल्लेख किया गया है, हरियूपिया नामक नगर है जिसे व्हीलर ने कहा है कि हड़प्पा ही शहर था। ऋग्वेद जो है उसमें रावी नदी पर स्थित हरियूपिया में आर्य द्वारा युद्ध लड़ा गया था। अतः व्हीलर ने यह निष्कर्ष निकाला कि हड़प्पा के शहर आक्रमण द्वारा ही नष्ट किए गए होंगे। ये आर्यम व्हीलर का दिया हुआ स्टेटमेंट है जो उन्होंने बताया है, और इसका उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उत्तर वैदिक काल, ये वैदिक काल के बाद का समय है। उत्तर वैदिक काल, एक था वैदिक काल जिस समय 4 वेद आए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद। लेकिन अब ये वाला जो है ये उत्तर वैदिक काल है, वैदिक काल के बाद का काल। इसमें देखते हैं जगह कि उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो इसमें इसकी अर्थव्यवस्था देखते हैं। कह रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल जो है उसकी अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में आर्यों के आर्थिक जीवन में पर्याप्त प्रगति हो गई थी। ऋग्वेदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें आर्यों का जीवन बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका था। उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे उनके आर्थिक जीवन को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला आता है कृषि। तो कृषि की चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक जो काल है उसमें आर्यों का मुख्य जो व्यवसाय काम हुआ करता था वो कृषि हुआ करता था। शतपथ ब्राह्मण ये ग्रंथ है लिखा हुआ। तो शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं जैसे कि जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, ये 4 चीजें हैं, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। इन सब का शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में विधेय माधव की कथा का भी उल्लेख मिलता है जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण जो है गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। उस समय भूमि जोतने के लिए हल का प्रयोग उस समय किया जाता था। भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने और अच्छी फसलें उगाने के लिए खाद का भी प्रयोग किया जाता था। जौ, चावल, गेहूं, उड़द, मूंग, तिल, मसूर आदि खाद्यान्न खाने की वस्तुएं उस समय उगाई जाती थी और वर्ष में 2 फसलें उत्पन्न की जाती थी। एक साल में उस समय 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। फिर आता है पशुपालन पे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का दूसरा प्रमुख जो व्यवसाय काम था वो पशुपालन हुआ करता था, पशुओं को पालने की क्रिया। उत्तर वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन हल चलाने के लिए 6 व 8 जोड़े बैल जोते जाते थे। मतलब कि अगर हल चलाया जाएगा तो 6 से 8 बैल लगते थे, जोड़े बैल, तो उनसे कृषि का काम उस समय होता था। जो दलदली भूमि पर हल चलाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी था। अगर भूमि दलदली है तो वहां पे ज्यादा बैल काम में आएंगे। इस काल में गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, गधा आदि के अलावा हाथी को भी पाला जाने लगा था। इस काल में अधिक से अधिक गायों को पालना सुख, शांति और समृद्धता यानी ऐशो आराम का प्रतीक समझा जाता था कि लोगों का जीवन काफी सुखी। इसके बाद ज्यादा गाय हुआ करती थी। आगे आते हैं उद्योग एवं व्यवसाय, काम धंधे होते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि और पशुपालन के अलावा अनेक प्रकार के उद्योगों और व्यवसायों के बारे में जानकारी उस समय के साहित्य जो ग्रंथ है उस समय से प्राप्त होती है। उस समय शिकारियों की बात की जाए, मछुआरों की बात की जाए, कुम्हार, सुनार, लोहार और रस्सी बनाने वाले, टोकरी बनाने वाले, धोबी, नाई, जुलाहा, नृतक, ज्योतिषी, चिकित्सक, गायक आदि अनेक उद्योग एवं व्यवसाय प्रचलित थे। हर काम को करने वाले लोग अलग अलग हुआ करते थे। वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग उस समय था, कपड़ा बनाने का काम। व्यापार और वाणिज्य। तो कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल जो है उत्तर वैदिक काल में स्वदेशी एवं विदेशी दोनों ही प्रकार के व्यापार प्रचलित थे। यानी उस समय व्यापार भारत में भी हुआ करता था, भारतीय वस्तु का, और बाहरी वस्तुओं का भी व्यापार बाहर देशों में हुआ करता था। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है जिसमें वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है। साधारणतः अगर देखा जाए तो व्यापार जो है, संभावना है कि व्यापार
विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था, यानी कि वस्तुओं के अदला बदली, एक वस्तु देना दूसरी वस्तु लेना, तो इस तरीके से व्यापार होता था। इस काल की जो मुख्य मुद्रा है उसको शतमान कहा जाता था। मुद्राओं का नियमित सही रूप से प्रचलन नहीं हुआ था, मुद्राएं ठीक रूप से चली नहीं थी, लेकिन एक कयास लगाए जाते हैं कि मुख्य मुद्रा जो मेन सिक्का था वो शतमान हुआ करता था। निष्ठ, शतमान, पाद, रक्तिका, गुंजा, इनका उल्लेख उस समय मिला। ये सब उस समय के, कह सकते हो उस समय की मुद्राएं हैं, किंतु इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में उस समय नहीं हुआ, बल्कि माप की इकाई के रूप में होता था। चीजों को मापने के लिए इनका प्रयोग होता था, ठीक है, ना कि व्यापार के लिए, सॉरी, मुद्रा के रूप में। धातुओं का ज्ञान, आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक क्या थी, उसे धातुओं की बहुत ज्यादा नॉलेज हुआ करती थी। इस काल में आर्य जो है, आर्यों का धातु ज्ञान पहले से अधिक हो गया था। वर्ण एवं लोहे के अलावा इस युग के आर्य जो थे वो टीन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभावना है कि तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं वस्तुएं बनाई जाती थी। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार उत्तर वैदिक जो काल है उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें रिंग वैदिक काल की तुलना में सुधार हुआ है। यानी रिंग वैदिक काल में कम विकसित था, बाद में ज्यादा विकसित हो गया, किंतु कुल मिलाकर इस काल में भी अर्थव्यवस्था का स्वरूप निर्वाह ग्रामीणी बना रहा। यहाँ भी सभ्यता ग्रामीण ही रही। आते हैं, क्या आर्यों के आक्रमण की अवधारणा पुरातात्विक उत्खनन के प्रकाश में स्वीकार्य है? पुरातात्विदों की व्याख्याओं को अपने शब्दों में लिखें। इसमें आर्यों के आक्रमण के बारे में बताया गया है, कैसे पता लगता है, और इतिहासकार इसकी किस प्रकार से व्याख्या करते हैं आर्यों के आक्रमण को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। तो कहते हैं कि जो अनेक पुरातात्विक हैं, यानी इतिहासकार जो हैं, विद्वानों ने अनेक उत्तर हड़प्पा संस्कृतियों को आर्यों से जोड़ने का प्रयास किया है। स्लेटी बर्तनों की संस्कृति को बार बार आर्यों की शिल्पकारिता के साथ जोड़ा जाता है। स्लेटी बर्तन जो हैं, जिन्हें पीजीडब्ल्यू कहते हैं, इसको लगभग 900 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य का माना गया है। उनका तर्क कहना है कि उन अनुमानों पर आधारित है जिनको इतिहासकारों ने साहित्यिक रचनाओं के विश्लेषण के द्वारा निकाला था। मतलब इतिहासकारों ने यहाँ पर जो अनुमान लगाया है 900 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, तो उनका कहना है कि ये वो अनुमान है जो इतिहासकारों ने ग्रंथों के माध्यम से लगाया था। लेकिन पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने, इसका मतलब इतिहासकार होता है, उन्होंने बर्तनों की किस्म, जिस प्रकार मतलब जितने टाइप के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रण और तांबे आदि की वस्तुओं के मध्य समानता दिखाकर कि भाई जैसे एक तरीके का बनाया हुआ पैटर्न है, एक तरीके की चीजें हैं, तो वो सब समानता दिखाकर उत्तर हड़प्पा तथा पश्चिम एशिया, ईरानी ताम्र पाषाण संग्रह के मध्य समानता के चिन्ह खोजने का प्रयास किया कि ये सभी उस समय एक ही कल्चर में, एक ही संस्कृति में चल रही थी। ये सब दिखाने का प्रयास किया। इस प्रकार की समानताओं ने इतिहासकारों के इस निष्कर्ष को प्रोत्साहित किया है, आगे बढ़ाया है कि आर्य उन लोगों का समूह था जिन्होंने पश्चिम एशिया से भारत की ओर स्थानांतरण किया था, जो पश्चिमी एशिया से इंडिया की तरफ आए थे। अब आते हैं पहले पॉइंट पे। तो प्रारंभिक शुरुआती जो विद्वान है उनका विश्वास था कि इंडो आर्यों ने हड़प्पा के नगरों तथा शहरों का सर्वनाश किया। इन्होंने ही युद्ध किया। उन्होंने ऋग्वेद के उन श्लोकों को उद्धृत किया, उठाया, जिसमें इंद्र को घर मकान को नष्ट करने वाला बताया गया है। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य इस तथ्य की पुष्टि नहीं करते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का पतन किसी भारी शक्ति ने कर दिया है। लेकिन कई इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं कि भारी शक्तियों के या बाहरी विदेशी जातियों के हमले से हड़प्पा का पतन हुआ था। दूसरी बातें, चित्रित धूसर मृदभांड, ये अलग एक कल्चर है, इसे बोलते हैं पीजीडब्ल्यू, स्लेटी बर्तन संस्कृति। इसका प्रयोग करने वालों को आर्यों से जोड़ने के प्रयासों को पुरातात्विक साक्ष्य भी प्रमाणित नहीं करते। कई लोग कहते हैं कि भाई ये चित्रित धूसर मृदभांड ये आर्य संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य इस चीज का बिल्कुल भी जो है ठोस सबूत नहीं देते कि ये उन्हीं कल्चर का है। यदि मृदभांड संस्कृतियां आर्यों के विषय में सूचित करती हैं तो उनके आक्रमण की अवधारणा को दृष्टिगत यह मृदभांड बहावलपुर तथा पंजाब में भी मिलने चाहिए। अगर ये कहा जाता है कि भाई ये जो मृदभांड है ये उन्हीं की हिस्सा है,
तो जहां जहां उन्होंने युद्ध लड़े हैं या जहां भी वो गए हैं तो वहां पर भी मृत भांड मिलने चाहिए, जो इस बात को नहीं बताते हैं, क्योंकि आर्यों के स्थानांतरण का रास्ता भी यही था। यानी कि जिस रास्ते वो आए थे, जिन जिन रास्तों से होकर, उन रास्तों पर भी इन सब चीजों को देखा गया है, लेकिन वहां पर कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन हमें यह हरियाणा, ऊपरी गंगा के थाल और पूर्वी राजस्थान में प्राप्त होते हैं। फिर आता है आगे थर्ड पॉइंट पे, भगवानपुरा, दधोरी, हरियाणा और मांडा में की गई खुदाइयों से पाया गया है कि उत्तर हड़प्पा और सलेटी बर्तनों पीजीडब्ल्यू की संस्कृति के अवशेषों को बिना किसी रुकावट के एक साथ पाया गया है। इस प्रकार आक्रमण की अवधारणा को खुदाइयों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ईसा पूर्व दूसरी और पहली सहस्राब्दी के पुरातात्विक प्रमाणों, ऐतिहासिक प्रमाणों से, ऐतिहासिक बातों से वैदिक आर्यों के विषय में आजकल प्रचलित दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजकल जो मिथ चल रहा है उसको बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहते हैं कि पुरातत्व में, इतिहास में ऐसा कोई भी वास्तविक सच्चा प्रमाण, सच्ची बात, सबूत नहीं मिला है जिससे यह सिद्ध हो जाए कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास या मध्य या पश्चिमी एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर लोगों का स्थानांतरण हुआ था। मतलब कहने का कि आज तक कोई ऐसा प्रमाण, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जो ये बता दे कि एक भारी संख्या में पश्चिमी एशिया से लोग भारत के अंदर पलायन कर गए थे, जिन्हें हम आर्य कहते हैं। तो ऐसा प्रमाण अभी नहीं मिला है। इस बात का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है, यानी प्राचीन जो सबूत है वो नहीं मिला है कि आर्यों ने हड़प्पा की सभ्यता का विनाश करके एक नई भारतीय सभ्यता की स्थापना की। आर्य और अनार्य, आर्यों के बाद जो आए तथा उनकी संस्कृतियों के बीच कथित मुठभेड़ों का कोई विवरण पुरातत्व में नहीं मिलता। इतिहास में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता जो आर्य के बाद की या उनसे पहले की किसी संस्कृति के बीच कोई मुठभेड़ हुआ हो, कोई युद्ध हुआ हो, उसको वो साबित कर दे। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग के प्रभाव के बारे में लिखिए कि लोहे का प्रयोग किस प्रकार था। ये मैंने आपको बताया, जब आर्य संस्कृति आई है ना, तो आर्य संस्कृति में ही लोहे का प्रयोग शुरू हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी ने समाज के भौतिक परिस्थितियों को अत्यधिक प्रभावित किया। समाज में काफी सारे बदलाव देखने को मिले लोहे के आने से। कहते हैं कि उत्तर वैदिक जो काल है उसके ऐतिहासिक साक्ष्यों से प्रकट होता है कि जो घुमक्कड़ पशुपालक हुआ करते थे वो समाज के एक स्थायी समाज में परिवर्तित हो गए थे। जो अब लोहे का जब प्रयोग आया, कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जो घुमक्कड़ पशुपालक थे वो एक स्थायी समाज में बदल रहे थे। अब वो घूमना छोड़ करके एक जगह पे परमानेंट रहना और बसना शुरू कर रहे थे। वो स्थायी रूप से कृषि कार्य हेतु वनों एवं गंगा के दोआब को साफ करने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था उस समय। कहते हैं कि उन्हीं घुमक्कड़ों, जो पशुचारक लोग थे, उन्होंने स्थायी रूप से कृषि करने की सोची और वनों को, पेड़ों को काटना शुरू किया। गंगा के दोआब को, जो दो नदियों के बीच का इलाका, उसको साफ करने के लिए उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग उस समय किया था। लोहे की नोक वाले हल एवं कुदाल ने कृषि यंत्रों की क्षमता को बढ़ाया, जिससे कृषि के कार्यों का फैलाव हुआ। इस प्रकार लोहे के प्रयोग ने कृषि अर्थव्यवस्था को और विकसित करने में विशेष योगदान दिया कि लोहे के प्रयोग से कृषि अर्थव्यवस्था और ज्यादा डेवलप हो गई थी और ज्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि लकड़ी के जो हल होते थे उनसे जुताई अच्छी नहीं होती थी, लेकिन जब कृषि में हल का प्रयोग हुआ, लोहे के फाल वाले हल का, तो उससे खेती जो है, कृषि अच्छी होने लगी। तो उत्तर वैदिक काल कृषि तथा लोहे के प्रयोग में पूर्णतः विकसित नहीं था उस समय। ठीक है, पूर्ण रूप से वहां पे अभी लोहा नहीं फैल पाया था। खुदाई से उपलब्ध जो चीजें मिली है उनमें मुख्य रूप से नुकीले लोहे के तीर मिले हैं, नुकीले भाले मिले हैं, हथियार हैं। इस प्रकार लोहे का प्रयोग केवल हथियार बनाने तक ही सीमित था, जो पता लगता है, क्योंकि ज्यादा चीजों में उसका यूज नहीं हुआ है। उत्तर वैदिक काल में गंगा दोआब के ऊपरी जंगलों को जलाकर साफ किया गया है। महाभारत में वर्णित यानी लिखा है कि खांडव नाम के जंगल को जलाकर इंद्रप्रस्थ नगर को बसाया गया था, जो कि दिल्ली का पुराना नाम है। लोहे के नुकीले जो हथियार हैं तथा घोड़े वाले रथों हैं, उन्होंने सैनिक कार्यों में मुख्य भूमिका अदा करी और सैनिक कार्यों में इनका खूब प्रयोग हुआ। और कहते हैं कि जब सेना में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ तो सोने पे सुहागा हो चुका था, क्योंकि हथियार बनने लग गए, बहुत सी जरूरतों का सामान जो है लोहे से बनने लग चुका था।